यदि मान लीजिए शनि देवता या शनि ग्रह यहाँ पर किसी के 7वें भाव पर बैठे हुए हैं, तो उनकी पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, यानी कि पहले भाव पे। जो ग्रह जिस घर में बैठा है उससे दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह भी उसके तत्कालीन मित्र रहते हैं। इसी तरह से 10वें, 11वें और 12वें घर में बैठे हुए ग्रह भी उस ग्रह के तत्कालीन मित्र ग्रह हो जाते हैं। पहले 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में स्थित ग्रह उसके तत्कालीन शत्रु ग्रह बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रहों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये ग्रह ही होते हैं जो कुंडली को निर्धारित करते हैं और किसी भी व्यक्ति की कुंडली उसे क्या फल देगी ये कुंडली में बैठे ग्रह ही निर्धारित करते हैं। इसीलिए किसी भी कुंडली को देखना सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रहों के बारे में कुछ विशेष जानकारियां होना बहुत आवश्यक है, जिनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ग्रहों के बारे में ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे संपूर्ण ग्रह फलों के बारे में, जैसे ग्रह और उनके कार तत्व, ग्रह और उनकी राशियां, ग्रह और उनका दशा काल, इसी तरह से ग्रह और उनकी दृष्टियां, ग्रह, उनके मित्र, शत्रु तथा समग्रह, उसके बाद ग्रह और उनका बल और अवस्था, इसी तरह से ग्रह और उनके रत्न, और ग्रह और उनकी उच्च राशि, नीच राशि तथा मूल त्रिकोण राशि ये क्या होती है, कैसे असर करती है और इनका कुंडली पे क्या असर देखने को मिलता है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में सबसे पहले बात करते हैं ग्रह और उनके कार तत्व के बारे में। उनमें सबसे पहले आते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यह आत्मा, पिता, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और नेतृत्व का कारक है। इसके बाद आता है चंद्र ग्रह। चंद्रमा मन, माता, भावनाएं, मानसिक शांति और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद मंगल। मंगल साहस, शक्ति, ऊर्जा, क्रोध, युद्ध और भूमि का कारक ग्रह है। इसी तरह से चौथा ग्रह आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, संचार, तर्क, शिक्षा और व्यापार का कारक ग्रह है। इसके बाद गुरु यानी कि बृहस्पति की बात करें तो गुरु ग्रह ज्ञान, धन, विवाह, धार्मिकता और भाग्य का कारक ग्रह है। इसके बाद शुक्र ग्रह। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, कला, विलासिता, वैवाहिक सुख और भौतिक सुखों का कारक है। इसके बाद आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह या शनिदेव कर्म, न्याय, धैर्य, अनुशासन और दीर्घायु के कारक हैं। इसके बाद आता है राहु ग्रह। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, अनिश्चितता, विदेश यात्रा और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक ग्रह माना जाता है। इसी तरह से बात करें केतु ग्रह की तो केतु भी एक छाया ग्रह है जो मोक्ष, अलगाव, आध्यात्मिकता और रहस्यमय शक्तियों का कारक ग्रह है। तो जब भी हम किसी भी कुंडली को देखेंगे और जीवन के किसी भी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले यही तय करेंगे कि जीवन के उस पहलू का कारक ग्रह कौन सा है और उसी के आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रह और उनकी राशि। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि का स्वामी होता है। इसमें राहु और केतु
नहीं आते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं और इनको किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं मिला है। इसके अलावा सूर्य और चंद्र एक एक राशि के स्वामी हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, जिसको अंग्रेजी में लियो साइन कहते हैं। इसी तरह से चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, जो कि अंग्रेजी में कैंसर राशि कहलाती है। इनके अलावा जितने ग्रह हैं सभी ग्रह दो दो राशियों के स्वामी हैं। जैसे गुरु ग्रह धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। इसी तरह से बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। इसी तरह से शुक्र ग्रह वृषभ राशि और तुला राशि के, शनि ग्रह मकर राशि और कुंभ राशि के, और मंगल ग्रह मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं। इसके बाद आता है ग्रहों का दशा काल। जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले उस कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा का विश्लेषण करते हैं, और महादशा ही तय करती है कि उस व्यक्ति के जीवन में कौन सा ग्रह प्रभावी है। प्रत्येक ग्रह का अपना एक दशा का काल होता है। जैसे सूर्य ग्रह की महादशा 6 वर्ष की होती है, चंद्र ग्रह की महादशा 10 वर्ष की होती है, गुरु ग्रह की महादशा 16 वर्ष की होती है, राहु ग्रह की महादशा 18 वर्ष की होती है, बुध ग्रह की महादशा 17 वर्ष की होती है। इसी तरह से शुक्र ग्रह की महादशा 20 वर्ष की, केतु ग्रह की महादशा 7 वर्ष की, शनि ग्रह की महादशा 19 वर्ष की और मंगल ग्रह की महादशा 7 वर्ष की होती है। और ये हमेशा इतनी ही होती हैं, चाहे किसी की भी कुंडली हो। महादशा का अंतरकाल हमेशा एक समान ही रहता है। इसके बाद आती हैं ग्रह और उनकी दृष्टि। देखिए, जो ग्रह जिस घर में बैठा हुआ होता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कुंडली के जो अलग अलग घर होते हैं वहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है, और जो ग्रह जिस घर में बैठा हुआ होता है उस घर का परिणाम देता है। लेकिन ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हर ग्रह की एक 7वीं दृष्टि होती है। मीन्स प्रत्येक ग्रह अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है और प्रभावित करता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दृष्टियां। देखिए, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, लेकिन गुरु, राहु, केतु, शनि और मंगल, इनकी कुछ विशेष दृष्टियां भी होती हैं। जैसे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। इसी तरह से राहु ग्रह की भी 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। इसी तरह से केतु देवता की भी 7वीं के अलावा 5वीं तथा 9वीं दृष्टि होती है। मतलब राहु, केतु और गुरु, इनकी 7वीं के अलावा 5वीं तथा 9वीं दृष्टि भी होती है। इसी तरह से शनि ग्रह की भी 7वीं के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि होती है, और मंगल देवता की भी 7वीं के अलावा 4थी तथा 8वीं पूर्ण दृष्टि होती है। देखिए, अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से दृष्टियों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्रह किसी स्थान पर बैठा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि सूर्य ग्रह यहाँ पर 4थे घर पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, इससे 7वां घर आएगा इसके सामने वाला, जो कि होगा 10वां। तो यदि सूर्य ग्रह 4थे भाव में बैठे हैं तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि अपने से 7वें घर पे डालेंगे, मतलब 7वीं दृष्टि। तो देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर आ गया उसके सामने वाला 10वां घर। तो सूर्य यहाँ बैठ के अपनी पूर्ण दृष्टि 7वें घर को डालेंगे। ये हो जाती है दृष्टि। कोई भी ग्रह किसी भी घर में बैठा हो, वो वहां से सामने वाले या अपने से 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है।
अब मान लेते हैं कोई ग्रह लग्न पे बैठा हुआ है, यानी कि पहले घर पर, तो वो वहां से 7वें घर पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा। और मान लेते हैं इसी घर में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, तो गुरु ग्रह की 7वीं के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो देखिए, गुरु ग्रह लग्न से 7वें घर में तो पूर्ण दृष्टि डालेंगे ही, साथ ही साथ 1, 2, 3, 4 और ये 5वां ग्रह, तो लग्न से गुरु ग्रह 5वें भाव को भी इसी तरह से पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और इसी तरह से 6, 7, 8 और 9वें भाव को भी गुरु ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसी तरह से यदि मान लीजिए शनि देवता या शनि ग्रह यहाँ पर किसी के 7वें भाव पर बैठे हुए हैं, तो उनकी पूर्ण दृष्टि सबसे पहले तो 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, यानी कि पहले भाव पे। इसके अलावा क्योंकि शनि देवता की 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है, तो वो भी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब 3री दृष्टि क्या होगी, देखिए यहाँ से 7वें से 1, 2 और ये हो गई 3री दृष्टि। तो यहाँ से शनि देवता 3री दृष्टि यहाँ पर 9वें भाव को भी देखेंगे। और इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वीं दृष्टि आएगी यहाँ पर इनकी 4थे भाव पे। तो शनि देवता 7वें भाव पर बैठ के 3 जगह अपनी दृष्टि डालेंगे। एक तो लग्न भाव पे, दूसरा यहाँ पर यानी कि 9वें भाव पे, और 3री दृष्टि वो डालेंगे यहाँ पर 4थे भाव में। और इसी तरह से प्रत्येक ग्रह अपनी दृष्टि के माध्यम से उस भाव को भी प्रभावित करता है। इसके बाद प्रत्येक ग्रह के मित्र, शत्रु और समग्रह होते हैं जो कि कुंडली को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए यदि कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह के घर पर बैठा हुआ है तो वो अच्छे परिणाम देता है। इसी के विपरीत यदि कोई ग्रह अपने शत्रु ग्रह के घर में बैठा है तो वो विपरीत परिणाम देता है। और समग्रह के घर में बैठा है तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर हम इस चार्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं सारे ही ग्रह और उनके मित्र, शत्रु तथा समग्रहों के बारे में। इसके अलावा भी तत्कालीन मित्र और तत्कालीन शत्रु भी होते हैं। मान लीजिए यदि कोई ग्रह पहले घर पर बैठा हुआ है, देखिए मान लेते हैं कि कोई ग्रह पहले घर पर बैठा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर चलिए सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य ग्रह पहले घर पर बैठे हुए हैं, तो पहले घर से या जो ग्रह जिस घर में बैठा है उससे दूसरे, तीसरे और 4थे भाव में बैठे हुए ग्रह भी उसके तत्कालीन मित्र रहते हैं। अब मान लीजिए यदि सूर्य ग्रह पहले घर पर बैठे हैं तो दूसरे घर में बैठे ग्रह, तीसरे घर में बैठे ग्रह और 4थे घर में बैठे ग्रह भी सूर्य के तत्कालीन मित्र ग्रह हो जाएंगे। इसी तरह से 10वें, 11वें और 12वें घर में बैठे हुए ग्रह भी उस ग्रह के तत्कालीन मित्र ग्रह हो जाते हैं। कुछ इस तरह से समझिए आप। देखिए मान लीजिए कोई ग्रह कहीं भी बैठा है, 3 घर आगे के और 3 घर पीछे के, यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे हुए होते हैं वो उसके तत्कालीन मित्र ग्रह हो जाते हैं। और इसी तरह से किसी भी ग्रह के पहले, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में स्थित ग्रह उसके तत्कालीन शत्रु ग्रह बन जाते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू निकल के आता है ग्रह और उनका बल और अवस्था। किसी भी कुंडली में जो ग्रह मौजूद होते हैं उनमें बल कम या तो ज्यादा होता है। जिस किसी भी ग्रह में जितना ज्यादा बल होगा वो ग्रह उसी हिसाब से अपना फल दे पाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कुंडली में इस तरह के नंबर्स लिखे होते हैं और इस तरह की डिग्री दिखाई देती है। और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं जो ग्रह की डिग्री 0 से लेकर 6 डिग्री तक रहती है वो बाल्यावस्था में कहलाता है। इसी तरह से 6 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक वो ग्रह कुमार अवस्था में कहलाता है। इसी तरह से 12 डिग्री से 18 डिग्री तक युवावस्था कहलाती है। 18 डिग्री से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था कहलाती है और 24 डिग्री से 30 डिग्री तक मृत अवस्था कहलाती है।
कोई भी ग्रह सबसे अच्छा परिणाम युवावस्था में देता है, क्योंकि उसमें अपने परिणाम को देने के लिए सबसे ज्यादा शक्ति मौजूद होती है। उससे कम परिणाम कुमारावस्था और वृद्ध अवस्था में मिलते हैं। और कोई भी ग्रह जो बाल्यावस्था और मृत अवस्था में होता है वो अपने परिणाम को नहीं दे पाता है। और जो ग्रह अपनी युवावस्था में रहता है वो संपूर्ण शक्तिशाली रहता है। मतलब कोई ग्रह जितना बलशाली हो सकता है वो उतना ही बलशाली है। इस ग्रह की ना तो रत्न पहनने की जरूरत होती है ना कुछ और उपाय करने की, क्योंकि वो सर्वथा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसके बाद जो कुमारावस्था और वृद्ध अवस्था वाले जो ग्रह रहते हैं वो थोड़े से कमजोर होते हैं। इनको रत्नों के माध्यम से ऊर्जावान किया जा सकता है या मजबूत किया जा सकता है, लेकिन बाल्यावस्था और मृत अवस्था में जो ग्रह होते हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करें इन ग्रहों और उनके रत्नों की, तो देखिए सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए माणिक्य रत्न पहना जाता है, जैसे अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। इसी तरह से चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए मोती धारण किया जाता है, इंग्लिश में पर्ल। इसी तरह से गुरु ग्रह को बल प्रदान करने के लिए पोखराज पहना जाता है, येलो सफायर। इसी तरह से राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए गोमेद रत्न धारण किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में हेथोनाइट कहते हैं। इसी तरह से बुध ग्रह के लिए पन्ना पहना जाता है, जिसे अंग्रेजी में एमेराल्ड कहते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हीरा पहना जाता है, जिसे अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं। इसी तरह से केतु ग्रह के लिए लहसुनिया रत्न धारण किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कैट्स आई कहते हैं। इसी तरह से शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए नीलम रत्न धारण किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में ब्लू सफायर कहते हैं। और इसी तरह से मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए मूंगा रत्न धारण किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में रेड कोरल कहते हैं। और जैसा कि हम ग्रहों की अवस्था में देख रहे हैं, जो ग्रह कुमार अवस्था या वृद्ध अवस्था में होता है उन्हीं के लिए हम रत्न धारण करके उनको मजबूत कर सकते हैं। बाल्य अवस्था या मृत अवस्था में मौजूद ग्रहों को रत्नों के माध्यम से भी ज्यादा बल प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नैसर्गिक काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और अपने फल को देने में असमर्थ होते हैं। और ग्रहों से संबंधित ही एक और स्थिति कुंडली में मौजूद होती है, जो कि होती है ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो उसे उच्च बल प्राप्त होता है, मतलब उस ग्रह का बल में इजाफा होता है। और वहीं जो ग्रह अपनी नीच राशि में होता है उसके बल में कमी देखने को मिलती है। और वहीं मूल त्रिकोण राशि में वह ग्रह सम होता है। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण राशि को देख पा रहे हैं। जैसे सूर्य ग्रह की उच्च राशि होती है मेष राशि, मतलब सूर्य देवता कुंडली के किसी भी भाग में मेष राशि पर उपस्थित होंगे तो वो उच्च राशि के हो जाएंगे, वहां पर उनको उच्च बल प्राप्त होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शुभ या अशुभ हो जाएंगे। ये निर्धारित होगा वो किस भाव में उपस्थित हैं और किस भाव के स्वामी हैं। ग्रहों का उच्च और नीच होना केवल यही निर्धारित करता है उनके बल में इजाफा या कमी होती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से चंद्र ग्रह वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और अपनी ही कर्क राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। इसी तरह से गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के, मकर राशि में नीच के और धनु राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। इसी तरह से राहु ग्रह की उच्च राशि मिथुन राशि है और नीच राशि धनु राशि है और इनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है, क्योंकि राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होती हैं और मूल त्रिकोण राशि उस ग्रह की ही राशि होती है जिसमें वो ग्रह ज्यादा अनुकूल होता है। इसी तरह से बुध ग्रह की कन्या राशि उच्च राशि होती है और मीन राशि नीच राशि होती है और कन्या राशि में बुध ग्रह मूल त्रिकोण के होते हैं। इसी तरह से शुक्र ग्रह
मीन राशि में उच्च के, कन्या राशि में नीच के और तुला राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। इसी तरह से केतु वृश्चिक राशि में उच्च के, वृषभ राशि में नीच के और इनकी भी मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है। इसी तरह से शनि देवता या शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के, मेष राशि में नीच के और कुंभ स्वयं की राशि में मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। इसी तरह से मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के, कर्क राशि में नीच के और मेष राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। और यहाँ पर एक बात अच्छे से और समझ लीजिए, जो भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे सप्तम राशि में वो नीच का होता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की संपूर्ण जानकारी ग्रहों के बारे में और ग्रहों के फल के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसी तरह के जानकारी के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रख लें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।